ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम विनय विश्वास है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज मैं आपसे आधुनिक कविता 2 के अंतर्गत हिंदी आलोचना में शमशेर के मूल्यांकन पर कुछ चर्चा करूँगा। इस पाठ का अध्ययन करने के बाद आप जिन बिंदुओं से परिचित हो सकेंगे उनमें से प्रमुख हैं, हिंदी आलोचना में शमशेर के मूल्यांकन का महत्व क्या है, यह आप समझ सकेंगे। आप शमशेर के काव्य के मूल्यांकन की विभिन्न दृष्टियों से परिचित हो सकेंगे। साथ ही शमशेर के मूल्यांकन में हिंदी आलोचना की जो सीमाएं हैं उनको भी समझ सकेंगे और यह भी जान पाएंगे कि शमशेर के मूल्यांकन की हिंदी आलोचना में क्या संभावनाएं हैं, किस तरह की आलोचना होनी चाहिए जो शमशेर की कविता को स्पष्ट करने में सबसे ज़्यादा सहायता करे। किसी भी रचना का सच्चा मूल्यांकन रचना को और किसी भी रचनाकार का सच्चा मूल्यांकन रचनाकार को ठीक ठीक समझने में मदद करता है। यह मदद शमशेर के मामले में कुछ ज़्यादा ज़रूरी है। कारण यह है कि उनकी ज़्यादातर कविताएं पढ़ते ही समझ में नहीं आ जाती। समझने के लिए उन पर विचार करना पड़ता है, उनके रचना संदर्भ पर ध्यान देना पड़ता है, उनके प्रयोगों को पहचानना और समझना पड़ता है। यह सब होने के बाद उन कविताओं की ताकत से हमारा परिचय होता है। उनकी दृष्टि मर्म को छूने या भेदने लगती है। वे कविताएं बहुत साफ होकर हमारे भीतर उतरने लगती हैं। यह साफ होने लगता है कि शमशेर हिंदी के एक समर्थ कवि क्यों हैं। शमशेर की सामर्थ्य से परिचय तभी हो सकता है जब हिंदी कविता के उस पाठक की थोड़ी तैयारी हो जो शमशेर की कविताओं को पढ़ने और समझने जा रहा है। यानी शमशेर थोड़े से अलग पाठक की मांग करते हैं। वो अपने समय के विशिष्ट कवि हैं और इस विशिष्टता को समझने के लिए उस समय को और उस समय के साथ शमशेर के रिश्तों को थोड़ा समझना होगा। असल में शमशेर के सर्जक मानस का निर्माण और विकास भारत की आज़ादी के आसपास हुआ। वह दौर हिंदी कविता की दुनिया में तेज़ी से होने वाले बदलावों का दौर था। कविता अपनी भाषा का रूप बदल रही थी। गद्य के अनेक प्रयोग उस समय पद्य में हो रहे थे और शमशेर ऐसे प्रयोग करने वालों में अग्रणी थे, सबसे आगे थे। वे अनेक प्रयोग कर रहे थे। खासकर हिंदी और उर्दू एक दूसरे में घुल मिलकर उनके मानस में रम गई थी। उनके मानस का निर्माण हिंदी और उर्दू दोनों के संस्कारों से हुआ। वे प्रगतिवादी जीवन दृष्टि को सही मानते थे, लेकिन सपाट बयानी को गलत। प्रगतिवादी जीवन दर्शन से प्रेरित हुए वे, परंतु प्रगतिवादी कवि के रूप में वे स्थापित नहीं हुए। उनको प्रयोगवादी या नई कविता के कवि के रूप में जाना गया। वे प्रयोगवाद या नई कविता के ऐसे कवि थे जिनका आधार प्रगतिवाद की वैचारिक भावभूमि था। उनकी कविता का मकसद कोरी वाहवाही लूटना नहीं था। वे एक प्रतिष्ठित कवि हों या ना हों, सच्चे कवि ज़रूर होना चाहते थे और हुए भी। उनके जैसे सच्चे कवि के कवि कर्म का सच्चा मूल्यांकन आलोचना के लिए एक चुनौती है। शमशेर एक जेन्युइन कवि हैं और बहुत सच्चे हैं वो अपनी अनुभूतियों के प्रति। उन अनुभूतियों की सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक अच्छी हिंदी आलोचना का होना ज़रूरी है और हिंदी आलोचना में शमशेर का मूल्यांकन पूरी तरह से नहीं हुआ तो कुछ तो हुआ ही है। और उस मूल्यांकन की सच्ची शुरुआत अक्टूबर 1958 में एक पत्रिका का प्रवेशांक आया जिसका नाम था कृति। उस प्रवेशांक से शमशेर की कविताओं के मूल्यांकन की सच्ची शुरुआत होती है। कारण यह है कि शमशेर के काव्य व्यक्तित्व पर इस अंक में प्रसिद्ध कवि शमशेर के साथी गजानन माधव मुक्तिबोध ने भी लिखा था और हिंदी के प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी।
दोनों के ही लेखन से शमशेर के बारे में गंभीर चर्चा की शुरुआत हुई। और इन दोनों के लेखन का महत्व यह भी है कि इस लेखन की अनेक स्थापनाएं बाद में दोहराई गई। आज भी शमशेर का मूल्यांकन इन स्थापनाओं को अनदेखा करते हुए संभव नहीं है। शमशेर की कविताओं का जब मूल्यांकन होगा तो मुक्तिबोध और डॉक्टर नामवर सिंह की ये जो शुरुआती स्थापनाएं हैं, इनके बारे में चर्चा अवश्य होगी, अन्यथा वो मूल्यांकन अधूरा होगा। इस लेखन को पढ़ने से, इस मूल्यांकन को पढ़ने से शमशेर के काव्य की सच्ची समझ बनती है, बहुत दूर तक सच्ची समझ बनती है। अब हम मुक्तिबोध और डॉक्टर नामवर सिंह दोनों की दृष्टि में शमशेर की कविताओं का मूल्यांकन क्या है, यह देखने की कोशिश करेंगे। मुक्तिबोध ने शमशेर को हिंदी का मौलिक और अद्वितीय कवि बताया। दो विशेषताएं शमशेर की कविताओं की मुक्तिबोध को लगी। एक तो यह कि वे हिंदी के मौलिक कवि हैं और दूसरे वे अद्वितीय कवि हैं, उनके जैसा कोई दूसरा कवि नहीं है। कारण यह है कि शमशेर के पास मौलिक और विशेष कथ्य है। विशेष वह होता है जो शेष में न हो या शेष में कम हो, ऐसा कथ्य शमशेर के पास है। और वो कथ्य विशेष अभिव्यक्ति की ही मांग करता है। वो सामान्य कविता भाषा में अभिव्यक्त नहीं हो सकता, उसके लिए अपनी कविता भाषा चाहिए। विशेष कथ्य है, उसके लिए विशेष भाषा भी चाहिए और उस भाषा की विशेष साधना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह ने अपने जीवन में इस भाषा के लिए कठिन साधना की, लंबी साधना की है और इस साधना के दौरान उनकी दृष्टि फल पर नहीं बल्कि साधना पर एकाग्र रही है। बहुत कठिन होता है ऐसी साधना करना जो शमशेर ने की, और ये साधना विरोधी वातावरण से विचलित न होते हुए की। उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी भाषा के मर्म को कितना समझा जा रहा है, कितने लोग समझ रहे हैं, बल्कि विशेष कथ्य जो उनकी कविता का था उसके प्रति प्रतिबद्धता उनकी रचना प्रक्रिया में शुरू से आखिर तक दिखलाई पड़ती है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपनी कविता की भाषा को तलाश किया, उसे पाया, उन्होंने अपने शिल्प का विकास किया। यह कविताई नई थी, पहले नहीं होती थी, और इस नई कविताई को पुराने मानस से समझने में मुश्किल होती ही। यह मुश्किल हुई भी। कारण यह है कि हिंदी आलोचना में सामान्यकरण की आदत काफ़ी दिखाई पड़ती है या यांत्रिक विचार शैली से काम चलाने की कोशिश दिखलाई पड़ती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिनको मुक्तिबोध ने लक्षित किया और इसे सच्चे मूल्यांकन में बाधा माना। हिंदी आलोचना में ये आदत भी दिखाई देती है और शैली भी। इसके चलते सच्चे कवि का सच्चा मूल्यांकन नहीं हो पाता। मुक्तिबोध शमशेर का सच्चा मूल्यांकन करने की बहुत जेन्युइन कोशिश करते हैं और उनकी स्थापना है कि मूलतः शमशेर का मन एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार का मन है। ऐसा चित्रकार पूरा चित्र नहीं बनाता, पूरा चित्र बनाने की जगह बहुत महत्व और प्रभावपूर्ण कुछ हिस्सों को ही वो अपने चित्र में जगह देता है और बाकी हिस्सों को दर्शक की कल्पना के भरोसे छोड़ देता है। इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार जीवन की जटिलताओं का पूरा चित्रण नहीं कर सकता, पूरा चित्रण करना उसका उद्देश्य होता भी नहीं है। वो जीवन की जटिलताओं में से किसी एक हिस्से का ही चित्रण कर सकता है और वही करना चाहता है। पूरा चित्रण कवि कर सकता है। इसलिए शमशेर ने अपने मन में चित्रकार की जगह कवि को बैठाया है, एक ऐसे कवि को जो इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार से प्रभावित है। ऐसे में पाठक के सामने संवेदना चित्र होते हैं, प्रसंग की उसे कल्पना करनी पड़ती है। यदि वह कल्पना ठीक हो पाए तो वह कविता मर्म तक पहुंच जाता है। मुक्तिबोध ने शमशेर को जीवन प्रसंगों का कवि नहीं कहा, जीवन प्रसंगों की जगह भाव प्रसंगों का कवि बताया। उन्होंने कहा कि जीवन प्रसंगों की तरह ये भाव प्रसंग वास्तविक होते हैं। हिंदी कविता में
वास्तविक भाव प्रसंगों की मौलिक विशिष्टता का बहुत कम चित्रण है। विशिष्ट भाव प्रसंगों का प्रयोग करने के कारण मीरा और सूर आज भी प्रणय जीवन के सर्वोत्तम कवि हैं, यह मुक्तिबोध ने लिखा। और यह भी कि शमशेर मीरा और सूर की तरह विशिष्ट भाव प्रसंगों में रमते हैं, उनका मन विशिष्ट भाव प्रसंगों में लगता है। मीरा और सूर की तरह शमशेर भी हिंदी में प्रणय जीवन के उत्कृष्ट कवि हैं। भाव प्रसंगों के कवि हैं, वो भाव प्रसंगों को अपनी कविता में रखते हैं। इसका मतलब ये कि भाव प्रसंग का खास हिस्सा उनकी अंतर्वस्तु है और इस अंतर्वस्तु की अपनी सच्चाई है, उन भाव प्रसंगों की अपनी सच्चाई है। इसे वे इस सच्चाई को शमशेर जितना हो सके उतना सुरक्षित रखते हैं, संघर्ष करते हैं अपनी रचना प्रक्रिया में अपने कथ्य की सच्चाई को सुरक्षित रखने का, उस भाव प्रसंग के मर्म को सुरक्षित रखने का जो भाव प्रसंग उनकी कविता का आधार है। मुक्तिबोध एक बात और कहते हैं शमशेर के बारे में, और वे कहते हैं कि शमशेर मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी हैं। क्यों है मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी, इसका विवेचन करते हुए मुक्तिबोध ने बताया है कि वे विशेष भाव प्रसंग चुनते हैं। शमशेर विशेष भाव प्रसंग चुनते हैं कथ्य के तौर पर और उसके प्रति अपनी प्रतिक्रियाएं देखते हैं, अपनी संवेदनाओं पर होने वाले बाहरी यथार्थ के आघात देखते हैं, बाहरी यथार्थ का उनकी संवेदनाओं पर जो प्रभाव हो रहा है उस प्रभाव को देखते हैं शमशेर। यह देखने के कारण वे एक मनोवैज्ञानिक कवि हैं। और यथार्थवादी क्यों? यथार्थवादी इसलिए कि इन सब आंतरिक प्रक्रियाओं की प्रसंगबद्धता का निर्वाह करते हैं शमशेर। जो आंतरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं भाव प्रसंग के प्रति, उनकी प्रसंगबद्धता का निर्वाह करते हैं, उन्हें क्रम से प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए वो यथार्थवादी हैं। मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी इसीलिए मुक्तिबोध ने उनको कहा। उनके मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद का मिजाज भाव प्रसंग में अपनी संवेदनाएं देखने के कारण आत्मपरक है। इन संवेदनाओं के अपने रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनियाँ आदि हैं। ये उन संवेदनाओं के गुण हैं और एक भाव प्रसंग में विभिन्न संवेदनाओं के प्रभावकारी गुणों के चित्र प्रस्तुत करना शमशेर ही का काम है। शमशेर का योगदान यह है कि प्रणय जीवन में भाव प्रसंगों के आभ्यंतर की विविध सूक्ष्म संवेदनाओं के गुण चित्र वे प्रस्तुत करते हैं। मुक्तिबोध ने ऐसा कहा। यह भी कहा कि ये चित्र बहुत अनूठे होते हैं, अपने वास्तविक खरेपन के कारण, अपनी सच्चाई के कारण बहुत प्रभावशाली होते हैं। और ये सूक्ष्म संवेदनाओं के गुण चित्र उपस्थित करना आसान काम नहीं है, बड़ा ही दुष्कर कार्य है। और शमशेर यही करते हैं अपने काव्य सौंदर्य के साथ। इसी कारण शमशेर मौलिक भी हैं और अद्वितीय भी। ये मुक्तिबोध का मूल्यांकन है शमशेर के बारे में। आइए अब देखें कि डॉक्टर नामवर सिंह का मूल्यांकन शमशेर की कविताओं का क्या है। नामवर जी ने जो मूल्यांकन शमशेर का किया है उसके अनुसार उन्होंने शमशेर की कविता को स्वगत संलाप कहा है और आंतरिक एकालाप कहा है। ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं उनके मूल्यांकन के, एक स्वगत संलाप और दूसरा आंतरिक एकालाप। और इसका कारण बताया है शमशेर के उत्कट आत्मसंयम को। यही वजह है कि शमशेर जब राजनीतिक कविताएं भी लिखते हैं तो वो कविताएं भी लाउड नहीं होती। उनकी कविताओं में यथा तथ्य है। कविताओं पर अपना मन वे आरोपित नहीं करते। उनके यहाँ न विचारों की बकवास है न भावों की भड़ास। नामवर जी ने लिखा है कि वस्तुतः विविध इंद्रिय बोध सूचक चित्रों की संवेदनशीलता में शमशेर बेजोड़ हैं। इंद्रिय बोध सूचक चित्र अर्थात बिंब। बिंब का उपयोग सब कवि करते हैं, लेकिन शमशेर उन सब कवियों से इस अर्थ में अलग हैं कि बिंब शमशेर की भाषा हैं। अगर बिंब ना हो तो शमशेर की कविता भाषा बनती ही नहीं।
वे अनिवार्य हैं शमशेर की कविता भाषा के लिए। वे विविध स्पष्ट बिंबों का चुनाव और उपयोग करते हैं, जिनमें संगीत के सूक्ष्म स्वर से एक सूत्रता आती है। यह सूक्ष्म लय बिंबों को बिखरने नहीं देती, उनको बांधे रखती है, एक सूत्र में पिरोए रखती है। नई कविता का सूत्रपात बिंब प्रधानता से हुआ और नामवर जी ने कहा कि इस बिंब प्रधानता के प्रवर्तकों में शमशेर प्रमुख हैं। नामवर जी ने यह भी कहा कि शमशेर के लिए कवि कर्म उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का यह भवन उन्होंने अपनी हड्डियां गलाकर, अपना खून जलाकर तैयार किया है। ये शब्द नामवर जी ने प्रयोग किए, अपनी हड्डियां गलाकर और अपना खून जलाकर अभिव्यक्ति का, काव्य भाषा का वो भवन शमशेर ने बनाया है, जिस पर हिंदी के अनेक पाठक और हिंदी से इतर भाषाओं के भी अनेक पाठक मुग्ध हैं। इसमें पारंपरिक आदत के साथ नहीं बल्कि पूरी सजगता के साथ ही प्रवेश संभव है। अभिव्यक्ति का ये भवन पूरे संघर्ष के साथ बनाया गया है, इसलिए सजगता की मांग करता है पाठक से। जो इस भवन में प्रवेश करना चाहे वो पूरी सजगता के साथ प्रवेश करे। यह बोलचाल की लय का गद्य है, अत्यधिक सुगठित, अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है, इसमें कहीं कुछ अनावश्यक नहीं है, जो है अनिवार्य है। नामवर जी के शब्द हैं, कहीं कहीं शोखी भी है, शमशेरियत लिए हुए। ये शमशेरियत क्या है, इसे समझने की कोशिश की जाए। शमशेरियत का मतलब है वस्तु सत्य की अभिव्यक्ति, यथावत और संयमित भाषा में अभिव्यक्ति, और कहीं कहीं शोखी के साथ अभिव्यक्ति। शोखी का मतलब क्या? शोखी अर्थात वस्तु सत्य से बनता बिगड़ता भाव सत्य अथवा आत्मसत्य। आत्मसत्य सिर्फ अपना नहीं, दूसरों का भी। इसीलिए शमशेर ने जितने व्यक्तियों पर कविताएं लिखी, उतने व्यक्तियों पर शायद ही किसी और कवि ने कविताएं लिखी हों। व्यक्तियों पर बहुत कविताएं लिखी हैं। कारण वही है कि वस्तु सत्य के साथ आत्मसत्य को भी देखते हैं शमशेर अपनी कविताओं में। शमशेर की कार्यशाला को नामवर जी ने रंगों का महोत्सव कहा। रंगों का महोत्सव है शमशेर की कार्यशाला। और यह भी कहा कि उनके बिंबों में अकुंठ मन से शरीर का उत्सव रचा गया है। शमशेर ने शब्दों से रंगों का भी काम लिया है, रेखाओं का भी काम लिया है और संगीत के सुरों का भी काम लिया है। नामवर जी के शब्द हैं कि शब्द में निहित इन संभावनाओं की तलाश जैसी शमशेर में है, अन्यत्र विरल है। अपनी प्रेम कविताओं के रूप में शमशेर ने कालातीत नहीं, कालजयी कविता को संभव किया है, काल को जीतने वाली कविता को। इसका स्रोत कवि की निष्कंप प्रतिबद्धता है। शमशेर केवल कवि हैं, जेन्युइन कवि। नामवर जी के अनुसार शुद्ध कवि, कवियों के कवि, प्रयोग के कवि और प्रगति के कवि जैसे विशेषण शमशेर के व्यक्तित्व को, उनके कद को छोटा कर देते हैं, उनके बारे में साफ समझ प्रस्तुत नहीं करते। एक संपूर्ण कवि व्यक्तित्व के रूप में उनकी पूरी समझ इन विशेषणों से पैदा नहीं होती। इसीलिए ये विशेषण उनकी कविताओं को ठीक ठीक समझने में सहायता नहीं करते, सहायता के बजाय रुकावट ज़्यादा पैदा करते हैं। अभी तक हमने देखा कि मुक्तिबोध और नामवर सिंह, इन दोनों की राय शमशेर की कविताओं के बारे में क्या है। हिंदी आलोचना में शमशेर की कविताओं पर कुछ अन्य आलोचकों ने भी लिखा है। विजयदेव नारायण शाही ने शमशेर की कविताओं पर लिखा है और उन्होंने शमशेर को विशुद्ध सौंदर्य का कवि कहा। शमशेर विशुद्ध सौंदर्य के कवि इस अर्थ में नहीं हैं कि वे जीवन जगत से कटे हुए हैं। उनकी कविताओं का सौंदर्य जीवन जगत से कटा हुआ सौंदर्य है। वास्तव में शमशेर जीवन के अपार और निरंतर बदलते हुए सौंदर्य के कवि हैं। मलयज ने भी शमशेर को विशुद्ध सौंदर्य का कवि कहा है, लेकिन विशुद्ध सौंदर्य से उनका मतलब, उनका अभिप्राय
सौंदर्य के अमूर्त पक्ष से है। यह सौंदर्य बाहरी संसार के सौंदर्य की जगह उसके आधार पर उनका अपना अलग रचा हुआ सौंदर्य है, ऐसा मलेज ने लिखा है और यही उनकी उपलब्धि भी बताई है। वरना शमशेर के बारे में मलेज की राय है कि शमशेर का जीवन दर्शन ढुलमुलपने का दर्शन है, जिसमें मानव कल्याण का शोर भर है। अज्ञेय ने भी शमशेर पर लिखा है और उन्होंने शमशेर की कवितागत मूल्य दृष्टि और राजनीतिक दृष्टि में विरोध पाया है। वे मानते हैं कि उनकी कविता का बुनियादी संवेदन प्रगतिवाद के विरुद्ध है। वे रूमानी और बिंबवादी कवि हैं। वस्तुतः बिंब शमशेर के लिए साधन है। अज्ञेय इस बात का जिक्र नहीं करते कि बिंब शमशेर के लिए साधन है या साध्य। बिंब शमशेर के साधन है। अगर वे उनके साध्य होते तो उनको बिंबवादी कहना न्याय संगत होता, लेकिन चूंकि बिंब उनके साध्य नहीं है, बिंबों का उपयोग ज़रूर वो करते हैं अपने विशेष कथ्य को अभिव्यक्त करने के लिए, चित्रित करने के लिए, पाठकों तक पूरी तरह पहुंचाने के लिए, परंतु बिंब रचना ही उनका अंतिम उद्देश्य या उनकी सार्थकता, उनके कवि कर्म की सार्थकता नहीं है। स्पष्ट है कि शमशेर के ऐसे मूल्यांकन से उनका कवि व्यक्तित्व पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आता। ऐसे ही मूल्यांकन का एक उदाहरण रामविलास शर्मा की शमशेर विषयक आलोचना भी है। इसके अलावा जिन महत्वपूर्ण आलोचकों ने शमशेर पर लिखा है उनमें डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी और डॉक्टर नित्यानंद तिवारी भी हैं। पहले देखें कि डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की दृष्टि में शमशेर होने का अर्थ क्या है। शमशेर की सच्ची समझ विकसित करने के लिए मुक्तिबोध और नामवर सिंह की तरह डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी की आलोचना भी एक हद तक मदद करती है। वे शमशेर को अप्राप्ति में प्राप्ति का कवि कहते हैं। अप्राप्ति वास्तविक है और प्राप्ति सच लगने वाला भ्रम। इसके द्वंद्व की यातना समकालीन कविता में शमशेर के यहाँ सर्वाधिक है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि वस्तुतः शमशेर ने नारी की अप्राप्ति में जो भाव प्राप्ति की है वह हिंदी में अन्यत्र दुर्लभ है। अप्राप्त नारी का यह भाव रूप वास्तविक है। इतना वास्तविक है कि अगर शमशेर न हो तो हिंदी कविता के पास नारी देह के सौंदर्य का वैसा कोई दूसरा कवि बचेगा नहीं। ऐसा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का कहना है और मानना है। भावलोक में प्राप्त होने पर भी नारी देह का सौंदर्य उनके यहाँ ठोस है। भावलोक में प्राप्त होता है, अमूर्त जगत में प्राप्त होता है, परंतु वो मूर्त है, ठोस है, उसका अपना आकार है। स्त्री देह के उस सौंदर्य का अपना आकार है और वो सौंदर्य विशेष है। विशेष इसलिए कि देह में शमशेर के यहाँ पूरा देश काल सिमट आता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ये मानते हैं कि शमशेर की कविताओं में जहाँ स्त्री देह का सौंदर्य है वहाँ पूरा देश काल उपस्थित है, उसे पहचानने की ज़रूरत है। अर्थात शमशेर के काव्य में शरीर का सौंदर्य केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो समकालीन मनुष्य के भावों से जुड़ता है, समकालीन मनुष्य के अभावों से जुड़ता है, समकालीन मनुष्य की वास्तविक स्थितियों से जुड़ता है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी शमशेर को रीतिवादी कवि नहीं मानते। वे कहते हैं कि शमशेर बहुत दूर तक रीति विरुद्ध कवि हैं, परंपरा का विरोध करने वाले कवि हैं। यही कारण है कि अपने दौर की सच्ची कविता लिख पाते हैं शमशेर। और ऐसी कविता केवल नया शब्द विधान प्रस्तुत नहीं करती। अपने दौर की सच्ची कविता का नया शब्द विधान तो प्रस्तुत करती ही है, उसके साथ नया अनुभव विधान भी प्रस्तुत करती है। अनुभव विधान अगर नया हो तो पुराने शब्द काम नहीं देते, अभिव्यक्ति के पुराने तौर तरीके भी काम नहीं देते। शमशेर इसीलिए नई अभिव्यक्ति को संभव कर पाते हैं। कारण यह है कि उनमें बच्चों की अनेक विशेषताएं हैं। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने जिक्र किया है कि उनमें बच्चों जैसी वितथीकरण यानी डिस्टॉर्शन और कल्पना की शक्ति है। बच्चे डिस्टॉर्शन और कल्पना की शक्ति के प्रतिमान हैं।
वे वस्तुओं के किसी आयाम को उनसे अलग करके अपने भावों के अनुसार वस्तुएं रचते हैं। बच्चे दुनिया को वैसा भी देखते हैं जैसा वो देखना चाहते हैं। उनकी कविताओं में किसी आकर्षक वस्तु को खा पी लेने की शिशु मन की सहजात वृत्ति भी है। बच्चे को जो चीज़ दिखाई देती है वही उसे खाने की चीज़ लगती है। इसी तरह से शमशेर के यहाँ यह खा पी लेने की शिशु मन की सहजात वृत्ति अनेक कविताओं में दिखलाई देती है। इस पर जोर दिया है डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने और कहा है कि शमशेर के भीतर मौजूद इस बच्चे में सृजन की सहज योग्यता है। शमशेर भले ही अपना भाषा संस्कार उर्दू का बताते हों, पर कवि वे हिंदी के ही हैं। त्रिपाठी जी के अनुसार उर्दू में वो सिर्फ हाथ आजमाते हैं। कारण यह है कि अधूरे वाक्य लिखने की छूट वे हिंदी में रचना करते हुए ही लेते हैं, उर्दू में वाक्य पूरे लिखते हैं। साथ ही अन्य कलाओं का उपयोग भी वे हिंदी में रचना करते हुए ही करते हैं। वाक्यों को अक्सर अधूरे छोड़ देना शमशेर के बिंब प्रेमी होने का नतीजा है, क्योंकि बिंब प्रेमी कवि भाषा सामग्री का अक्सर कम इस्तेमाल किया करते हैं। जहाँ बिंब पूरा हो गया वहाँ वे आगे उसमें कुछ भी जोड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ऐसा डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी का मानना है। आइए अब जानते हैं कि डॉक्टर नित्यानंद तिवारी की दृष्टि में शमशेर की कविताओं की सार्थकता क्या है। डॉक्टर नित्यानंद तिवारी ने शमशेर की कविता को आज़ादी की कविता कहा है। आज़ादी का अर्थ यहाँ हर कीमत पर जीवन से प्रतिबद्धता है। कारण यह है कि जीवन विचारधारा, कला या इतिहास से बड़ा है और इस बड़प्पन को महसूस करना ही आज़ादी है। विचारधारा, कला या इतिहास से जो आज़ादी है वो जीवन के लिए ही है। अंतिम प्रतिमान जीवन है। यह जीवन डॉक्टर नित्यानंद तिवारी के शब्दों में ऐतिहासिक है। इसलिए शमशेर का व्यक्ति पूंजीवादी समाज का गैर ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। काल भी अपराजित है और कवि का मैं भी। काल अस्तित्व के कारण अपराजित है और कवि का मैं सृजन के कारण अपराजित है, सौंदर्य के कारण अपराजित है। इसीलिए शमशेर लिखते हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी। काल और सृजनशीलता में होड़ है। यह होड़ आत्म मनुष्य की नहीं, व्यक्ति मनुष्य की है, ऐतिहासिक व्यक्ति मनुष्य की। सृजन कला है। कला काल का उलट है। काल को अगर उलट दिया जाए तो कला बनती है और यह कला कोई रहस्यवादी नहीं है। काल को उलटने से यह न समझा जाए कि यह कला रहस्यवादी है, बिल्कुल नहीं। शमशेर की कला रहस्यवादी कतई नहीं है, कहीं से नहीं है। अरुण कमल का मानना है कि शमशेर के यहाँ जगत का सौंदर्य और देह का सौंदर्य जीने की यातना को सहने लायक बनाता है। शमशेर की कविताओं में जो सौंदर्य है उसका उद्देश्य पाठक को अपने पर मुग्ध करना नहीं है, बल्कि समकालीन मनुष्य की यातना को सहने लायक बनाना है। ये सौंदर्य समकालीन मनुष्य की यातना को सहने लायक बनाता है, यानी इस सौंदर्य की अपनी एक उपयोगिता भी है। देह में पूरे देशकाल के सिमटने का अभिप्राय यही है। असल में शमशेर जीवन से और जीवन के लिए कविता लिखने वाले कवि हैं। शमशेर की कविताओं पर कुछ अन्य आलोचकों ने कुछ छिटपुट लेखों में लिखा है, शमशेर की कविताओं का मूल्यांकन किया है। मुरली मनोहर प्रसाद सिंह के अनुसार फैज़ ने ईश्वर के प्रति प्रेम को सारी मानवता के प्रति प्रेम से बदलकर इश्क हकीकी को जैसे बदल दिया, वैसे ही शमशेर ने व्यापक संदर्भ देते हुए अपनी प्रेमानुभूति को बदला है। इकबाल रब्बी को भी लगता है कि शमशेर के यहाँ प्रेमिका प्रेम तो है ही, अपने मित्रों से प्रेम है और जिनको वे नहीं जानते, ये महत्वपूर्ण है कि जिनको वे नहीं जानते उनसे भी प्रेम है उनकी कविताओं में। इस तरह इकबाल रब्बी के शब्दों में शमशेर प्रेम के अद्भुत कवि हैं। उनकी खासियत यह भी है कि प्रेमचंद की तरह उनमें हिंदी उर्दू के बंधन टूट जाते हैं।
वे भारत भारती और मुसद्दस दोनों पर एक साथ लिखते हैं। विष्णु खरे शमशेर को विजय देव नारायण शाही या मलयज की तरह विशुद्ध सौंदर्य का कवि नहीं मानते। हिंदी आलोचना में शमशेर के मूल्यांकन की स्थिति विष्णु खरे के अनुसार यह है कि उनकी कविताओं में विशुद्ध सौंदर्य देखने वाले उनकी समाजोन्मुख प्रतिबद्ध कविताओं को बर्दाश्त भर करते हैं और क्रांतिधर्मी उनकी सौंदर्यपरक कविताओं के कारण उनके समूचे कवि कर्म को संदिग्ध मानते हैं। शमशेर की आत्मपरक और प्रतिबद्ध कविताओं के बीच जो रिश्ता है, भले ही वो तनाव का रिश्ता हो, लेकिन उस रिश्ते की खोज होनी चाहिए, ऐसा विष्णु खरे को लगता है। शमशेर की समाजोन्मुख कविताओं का विशद विश्लेषण नहीं हुआ है और जहाँ तक उनकी आत्मपरक और प्रतिबद्ध कविताओं के बीच एक संबंध या तनाव की खोज का सवाल है, उसकी तो शायद शुरुआत भी नहीं की गई है, यह विष्णु खरे ने लिखा है। हिंदी आलोचना में शमशेर का जो मूल्यांकन हुआ है उसकी विशेषताएं भी हैं तो सीमाएं भी हैं, और इन सीमाओं से ही वो संभावनाएं जन्म लेती हैं जो हिंदी आलोचना में साकार हो सकती हैं। सवाल शमशेर के पूरे और सच्चे मूल्यांकन का है। मुक्तिबोध ने हिंदी आलोचकों की सामान्यीकरण करने की आदत या यांत्रिक विचार शैली को ऐसे मूल्यांकन के लिए अक्षम बताया था। शमशेर ने एक कविता में कहा था कि जनता का दुख एक है और हवा में उड़ती पताकाएं अनेक। ये पताकाएं जनता के दुख का प्रतिनिधित्व कम करती हैं, जनता के दुख का इस्तेमाल ज़्यादा करती हैं। सामान्यीकरण की आदत या यांत्रिक विचार शैली इस इस्तेमाल का एक सुविधाजनक तरीका है जो हिंदी आलोचना में देखने को मिलता है। मुक्तिबोध की तरह शमशेर भी इस तरीके के शिकार हुए हैं। इसके चलते न तो मुक्तिबोध की नज़र से मुक्तिबोध को पूरी तरह देखने की कोशिश हुई है, न शमशेर की नज़र से पूरी तरह शमशेर को। परिणाम यह है कि शमशेर और मुक्तिबोध दोनों की कविताओं का दोनों की अपनी दृष्टि से मूल्यांकन होना अभी बाकी है। दोनों ही कवियों ने कविताओं के साथ साथ गद्य भी लिखा है और उसमें अपनी मान्यताओं, अपनी दृष्टि और अपने मकसद को स्पष्ट किया है। अपने गद्य लेखन के द्वारा उन्होंने अपनी कविताओं की सही समझ के लिए जगह बनाई है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस जगह को बरता जाए, इस जगह का प्रयोग किया जाए। इसी से दोनों कवियों की कविताओं के सच्चे मूल्यांकन की संभावना साकार होगी। अपने सृजन के सही मूल्यांकन की संभावना उन्होंने खुद पैदा की है अपने गद्य में, और इसको एक उदाहरण से भी समझा जा सकता है। दोनों का गद्य ये बताता है कि मार्क्सवाद उनके लिए काम का है, लेकिन दोनों ही इसके सरलीकृत रूप को नहीं मानते, मार्क्सवाद के सरलीकृत रूप को नहीं मानते। रूढ़ि और संकीर्णता से मुक्त विचार या विचारधारा ही दोनों को मंजूर है। ऐसी विचारधारा मंजूर नहीं है जिसमें रूढ़ियाँ और संकीर्णताएं बनी हुई हों। और दोनों ही कमोबेश व्यक्ति की आंतरिक सच्चाई के कवि हैं, समकालीन मनुष्य की आंतरिक सच्चाई के और उसके आंतरिक सौंदर्य के कवि हैं दोनों। ऐसा आंतरिक सौंदर्य, ऐसी आंतरिक सच्चाई जिसका बाहरी सच्चाई से और बाहरी सौंदर्य से बहुत ज़रूरी रिश्ता है। शमशेर मार्क्सवाद में व्यक्ति की सकारात्मक आज़ादी का पक्ष देखते हैं। उसे आदमी के इतिहास को समझने के लिए, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को समझने के लिए ज़रूरी मानते हैं। शमशेर कहते हैं कि मार्क्सवाद ने उनको रुग्ण मन स्थिति से उबारा। वो बताते हैं कि उसे जब जब कविताओं में लाने की कोशिश उन्होंने की तो विशेष रूप से कवि प्रमुख हो जाता है। उन्होंने लिखा है कि मेरी खास कोशिश यह रहती है कि वह किसी भी कीमत पर काव्यात्मकता न खोने पाए। उनकी कविता के लिए विचारधारा है, विचारधारा के लिए कविता नहीं है। मूलतः और प्रमुखतः कवि हैं वे। आशय यह है कि काव्यात्मकता खोकर अगर मार्क्सवाद कविता में आता है तो यह न तो मार्क्सवाद के लिए ठीक है और न ही कविता के लिए। काव्यात्मक होते हुए मार्क्सवाद का असर कैसे कविता में आता है, इसका एक उदाहरण है शमशेर की कविता बैल। मुख्य बात यह है कि विचारधारा या मार्क्सवाद की कविता में भूमिका को लेकर
शमशेर के मन में कोई संशय नहीं है, कोई भ्रम शमशेर को नहीं है। हिंदी आलोचना में शमशेर का निर्द्वंद्व स्वीकार कम है। हिंदी आलोचना में शमशेर का निर्द्वंद्व स्वीकार कम है। डॉक्टर रामविलास शर्मा और विजयदेव नारायण शाही की विचार दृष्टि में भरपूर अंतर है, लेकिन शमशेर के मामले में दिलचस्प है कि दोनों लगभग एक नतीजे पर पहुंचते हैं। दोनों मानते हैं कि शमशेर की दृष्टि और कविता में अंतर विरोध की हद तक है। शमशेर के गद्य में इसका स्पष्टीकरण मौजूद है कि यह अंतर क्यों है, लेकिन दोनों ही आलोचक शमशेर का मूल्यांकन करते हुए इसका उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं समझते। दोनों कवियों के स्पष्टीकरण पर कोई ध्यान नहीं देते। शमशेर की सच्ची समझ की संभावना मुक्तिबोध, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर नित्यानंद तिवारी आदि की आलोचना में है और सबसे ज़्यादा स्वयं शमशेर के गद्य लेखन में है। इस आलोचना में वे ठोस संकेत हैं जिनकी रोशनी में शमशेर का सच्चा और पूरा मूल्यांकन संभव है। शमशेर का गद्य उनकी कविताओं के सम्यक मूल्यांकन का आधार प्रस्तुत करता है। हिंदी में शमशेर की ऐसी आलोचना भी हुई है जो उनकी आलोचना कम और शब्द जाल के द्वारा उनकी पूजा प्रतिष्ठा ज़्यादा करती है। शमशेर ने निराला को आधुनिक हिंदी कविता का पहला नागरिक कहा था। इसी तर्ज पर अशोक वाजपेयी ने शमशेर को नई कविता का पहला नागरिक कहा। गोया दूसरा या तीसरा नागरिक होने से कोई समर्थ कवि कम महत्वपूर्ण हो जाता हो। असल में शमशेर दूसरों की मुँह देखी कविता में बरतने वाले यंत्र नहीं हैं, वे कवि हैं, सच्चे कवि हैं। मानते हैं, और ये लिखा भी है उन्होंने, कि अपनी कला चेतना को जगाना और उसकी मदद से जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को अपनी कला में सजीव से सजीव रूप देते जाना ही मैं साधना समझता हूँ। वे इसी में कलाकार का संघर्ष छिपा हुआ देखते हैं। कला में भावनाओं की तराश खराश, चमक, तेज और गर्मी सब उसी से पैदा होंगी, उसी संघर्ष और साधना से, जिसमें आंतरिक यथार्थ भी शामिल है और बाहरी यथार्थ भी, दोनों का मेल है। जो कला का मकसद है जीवन की सच्चाई और सौंदर्य को सजीव से सजीव रूप देते चले जाना। ये शमशेर के शब्द हैं, सजीव से सजीव रूप देना। कविता भी इसी मकसद तक पहुंचाने वाली संघर्ष प्रक्रिया है। शमशेर ने भीतर बाहर से एक सच्चे कवि के रूप में यह संघर्ष बहुत किया है। सच्चा और पूरा मूल्यांकन शमशेर का हक बनता है। यह मूल्यांकन तभी हो सकता है जब शमशेर और उनके कवि कर्म को छिटपुट लेख लिखकर निपटा देने वाला सुविधाभोगी रवैया छोड़ा जाए। हिंदी आलोचना में उनको संपूर्णता में देखा जाए। कविताओं की व्याख्या विवेचना एक एक करके धैर्य के साथ की जाए। देखा जाए कि इनके वाक्य कितने अर्थबहुल हैं, कितने विशेष हैं और कैसे वे वाक्य इनकी ताकत या कमजोरी बनते हैं। वाक्यों को कविता से अलग कर आलोचकीय सुविधा के अनुसार इस्तेमाल करने की बजाय कविता के अभिन्न हिस्सों की तरह लिया जाए। कविता को एक अखंड इकाई मानकर उसका पाठ विश्लेषण किया जाए। कविताओं की पृष्ठभूमि स्पष्ट की जाए, उनके संदर्भ स्पष्ट किए जाएं, उनकी अनुभव संपन्नता की विवेचना हो, वे जीवन को कैसे संपन्न करती हैं इसका परिचय दिया जाए। इस तरह हिंदी कविता में शमशेर के योगदान को रेखांकित किया जाए। यह सब शमशेर के सम्यक मूल्यांकन के लिए ज़रूरी है और हिंदी आलोचना में शमशेर पर भरपूर चर्चा होने के बावजूद यह काम अभी तक हुआ नहीं है। निष्कर्ष यह है कि हिंदी आलोचना में शमशेर का समग्र मूल्यांकन अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि मुक्तिबोध, नामवर सिंह, विष्णु खरे सहित कई आलोचकों ने अपनी अपनी दृष्टि से उनके मूल्यांकन का प्रयास किया है। वास्तव में शमशेर की कविता हिंदी आलोचना के सामने एक चुनौती है। मुक्तिबोध उन्हें मनोयथार्थवादी मानते हैं तो नामवर सिंह उन्हें जेन्युइन कवि कहते हैं। मार्क्सवादी होते हुए भी शमशेर के काव्य में अद्भुत काव्यात्मकता या कलात्मकता मौजूद है। इससे कुछ आलोचक उन्हें सिर्फ विशुद्ध सौंदर्य का कवि मानते हैं, लेकिन कुछ कविताओं में उनकी विचारधारा को भी स्पष्ट तौर पर लक्षित किया जा सकता है। दरअसल शमशेर का मूल्यांकन किसी वाद, चाहे वह मार्क्सवाद हो या कलावाद, के खांचे में फिट करके नहीं किया जा सकता। शमशेर की कविता हिंदी आलोचना के लिए मानदंड की मांग करती है। शमशेर को शमशेर की नज़र से देखने की मांग करती है। यही होगा शमशेर का सच्चा मूल्यांकन।
धन्यवाद।